हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था लेसन चैप्टर जो इंट्रोडक्शन हुआ था। इंट्रोडक्शन में थोड़े से टॉपिक्स का जो है आपका डिस्कशन हुआ था, व्हाट इज़ लिविंग एंड रिप्रोडक्शन टॉपिक का। तो आपको आज मैं बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक जो है मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ कितने टाइप की हुई थी। 2 टाइप्स की, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप्स के था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आपके टॉपिक आपने जो लिखे हैं देखते जाइए कि कहीं छूट तो नहीं रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 5वां टॉपिक जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से आज आपको बताती हूँ कि मेटाबॉलिज्म तो आपको खैर पता होगा, और नहीं पता है तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ होता क्या है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल्स रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में ना 2 प्रोसेस होती हैं मेटाबॉलिज्म में। एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म ये जो प्रोसेस बताई जा रही है इसके पार्ट का, मेटाबॉलिज्म के पार्ट में जो आपके ये है कैटाबॉलिज्म, इसके बारे में यह डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कैटाबॉलिज्म में होता है वहाँ पे होता है ब्रेक डाउन ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ब्रेक डाउन ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में हमेशा न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये आपकी होती है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, है ना। ये होती है केमिकल रिएक्शंस, इसीलिए इन्होंने नाम दिया है। यहाँ पे देखिए लिखा है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कि जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं उसे ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है, बट मल्टी सेलुलर में बहुत ज़्यादा होता है। और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। देखिए यहाँ सेकंड लाइन लिखा भी है, ऑल ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म एंड नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। ये सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर ही होंगी रिएक्शंस, क्योंकि जो भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे आपकी नई सेल्स का बनना भी होता है, न्यू सेल्स प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, यानी ग्लूकोज का, ऑल न्यूट्रिएंट्स का, और रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सब क्या है? ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। और ये सारी प्रोसेस तो लिविंग बींग्स में ही हो सकती हैं ना, इसलिए बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये जो आपकी चल रही है प्रोसेस, ये लिविंग बींग्स में है, तो ये लाइफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन तो करेगा ही करेगा, है कि नहीं करेगा। नेक्स्ट है द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन a test tube is neither living or non-living. These isolated reactions cannot be regarded as living things, but they are definitely living reactions because they are similar to the reactions performing in our body. इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, नहीं? आपको मैं कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करती हूँ। इन्होंने ये जो बताया कि ये दिख रहा होगा कि द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक
रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड होती है कोई ये मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, तो जैसे कि टेस्ट ट्यूब आप अगर देखे होंगे तो टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शंस कराई जाती है ना, प्रैक्टिकल चलते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, रिएक्शन चलती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी अदर एनर्जी में चेंज होती रहती है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में अगर ये ऐसा होता है तो वो तो ना नॉन लिविंग थिंग्स में है और ना ही लिविंग थिंग्स की बॉडी में है ना। इनका ये कहना है कि वो जो प्रोसेस होगी वो तो ना तो लिविंग होगी और ना ही नॉन लिविंग होगी, लेकिन ये आपको लिविंग थिंग्स लिविंग रिएक्शंस बताई जा सकती है, मतलब कही जा सकती है कि हाँ लिविंग रिएक्शंस होती है, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, इसलिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, इसलिए हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये जो टाइप की रिएक्शन है ये लिविंग रिएक्शन है। यही बताया गया कि हमारी बॉडी में भी ऐसी रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जो जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसको परफॉर्म करेंगे, उनकी बॉडी में अंदर वो रिएक्शंस चलती रहेंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से इसको पढ़ लेती हूँ या समझा देती हूँ आपको। देखिए, जो आपके केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, इनके जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी ये इसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं और बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं और नए आपके उनका निर्माण करते रहते हैं। इनका साइज़ भी आपका जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्लासेस भी डिफरेंट होंगे, फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल बनते हैं वो सारे केमिकल्स अलग अलग होते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, जैसे रिएक्शंस होती रहती हैं। ठीक है, तो ये इन जो केमिकल रिएक्शंस में जो आपके चेंजेस आते हैं उन्हीं, यानी कि आपका कुछ बड़ा है और वो ब्रेक डाउन होकर के छोटा कुछ बना, तो ये जो चेंजेस हुआ इसी को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वो फिर यूनिसेलुलर में भी हो सकता है। यूनिसेलुलर मीन्स आपके वन सेल में और वन सेल ऑर्गेनिज्म में, एंड मल्टी सेलुलर मीन्स ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे और क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेल्स का ऑर्गेनाइज करना या हमारी बॉडी में जो सेल है वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो बताया जा रहा है कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप सेल की डेफिनेशन, जब सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो सेल की डेफिनेशन भी ये पढ़े होंगे कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, क्योंकि जैसे आप मान के चलिए अगर किसी को सेल के बारे में डेफिनेशन भी नहीं पता, उसको मैं भी क्लियर कर देती हूँ कि हमारा मकान जब बनता है या फिर कोई बिल्डिंग बनती है, मान लीजिए एक रूम अगर बन रहा है तो, या कोई बिल्डिंग है मान लीजिए, उस बिल्डिंग का जो एक रूम है, पहले रूम बनने के लिए क्या बनेगी, सारी दीवारें बनेंगी ना। फिर दीवारों से पहले, जब दीवार बनने से पहले क्या, एक ईंट रखी जाएगी, ब्रिक रखी जाएगी और कई ब्रिक से बन कर के एक वॉल बनेगी। तो जो ब्रिक है वो मकान की क्या है, एक यूनिट है ना, मकान की क्या हो गई, यूनिट हो गई, और उन्हीं कई यूनिटों से मिलकर के एक वॉल बनती है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो सेल है वो यूनिट है। अगर ये सेल ना हो तो हमारी बॉडी का जो बेस होता है वो नहीं बन पाएगा। आधार जो है हमारी लाइफ का वो क्या है, सेल ही है। ठीक है, अगर सेल ना हो तो हमारी, क्योंकि सेल, कई सेल मिलकर के क्या बनेंगे, टिश्यू। ऐसे ही कई जो वॉल है मिलकर के क्या बनेंगे, रूम बनेगा। इसी तरह कई सेल्स मिलकर के यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ जो आपके रूम होंगे वो क्या बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगे। ऐसे ही कई ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के हमारे ऑर्गन बनते हैं। तो एज ए कम्पेयर जो मैंने किया
बिल्डिंग्स को लेकर के, शायद आपको सेल समझ में आ गई होगी। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सेल का कंपोज करते रहते हैं। कैसे? पुरानी सेल्स अगर बॉडी में प्रेजेंट हैं तो उन्हीं सेल से नई सेल का फॉर्मेशन भी होता रहता है। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि पहले बताया गया है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ की बेसिक यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो सकता है, तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक अमीबा, आप पहले भी हाई स्कूल वगैरह में पढ़ चुके कि जो अमीबा है वो क्या है? यूनिसेलुलर है। उसकी बॉडी में खाली एक सेल ही पाई जाती है। वो एक सेल के ही हेल्प से सारे जो आपके बॉडी परफॉर्म करती है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करती है, डाइजेशन है, आपका इंजेशन है, डाइजेशन है, सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में करने के लिए, वो सब उसी सेल के द्वारा, यानी कि एक ही सेल के द्वारा वो काम करती है। उसकी लाइफ ही एक ही सेल पर डिपेंड रहती है। एंड अदर आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे जैसे हम सब हैं ह्यूमंस, या आपके जो बिग एनिमल्स हैं, वो सब क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा कई सेल्स हैं, यानी कि हर एक अंग है, हर एक तरह का जो अलग अलग काम बताया गया है कि ये हमारा जो हाथ है वो पकड़ने का काम करेगा, पैर जो है वो हमारा चलने का काम करेगा। ठीक है, अगर हम अंदर इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारा जो माउथ है वो खाने को च्युइंग का काम करेगा, फूड पाइप जो है हमारा खाने को पास करेगा, है ना, लीवर है ऐसा करेगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो आपका जो ये किडनी है वो आपके फिल्टर होने का काम करेगा, ठीक है, डाइजेशन का काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक एक सेल्स जो है आपको डिवाइड कर दी गई है ना, उस सेल से ही मिलकर के ग्रुप बने और टिश्यू बने हैं, और टिश्यू से मिलकर के ही ऑर्गन। तो हमारे सारे ऑर्गन्स क्या हैं? अलग अलग हैं, सबका काम अलग अलग है। आपका ये है, आपका वो है, और इनका ये है। मतलब सबको अपना एक काम क्या है पता है, सारे ऑर्गन्स को, कि हमें क्या क्या करना है। तो वो जो ऑर्गन्स बने हुए हैं वो सेल से ही तो बने हुए हैं, तो इसलिए हमको क्या कहा गया है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वही चीज़ है कि आपकी जो सेल्स हैं तो अगर फंक्शंस करेंगी, आपके फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगी सेल्स। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है दिस इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। इनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है? ये आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्शिक्वेंस, देखिए आपको हमारा जो हमने टॉपिक डाला है उसमें 2 ही टॉपिक डाला था सेल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद मैं ये टॉपिक ख़त्म करके आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो से। तो इसमें देख लीजिए क्या है कि कॉन्शियसनेस में क्या है कि एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जैसे आप सेंस कर सकते हैं ना कि सराउंडिंग में, यानी कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, उसका आप रिस्पॉन्ड करते हो। स्टिमुलाई जो भी स्टिमुलस मिलते हैं उसके अपोजिट आप क्या करते हो? एक्शन का रिएक्शन होता है आपके द्वारा। जैसे आपको सराउंडिंग में आपके चारों तरफ कोई या आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो कुछ बोल रहा है, आपको उसको बोलने का आप क्या करोगे? जवाब दोगे, या कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन करोगे। या आपके आसपास मान लीजिए आंधी तूफान आ गया है तो भी उससे बचोगे, पानी बरस रहा है तो भी उससे बचोगे, या फिर भीगने जाओगे। गर्मी धूप निकली है तो क्या करोगे? भागोगे। यानी कि जो आपके सराउंडिंग्स में या इन्वायरमेंट्स में हो रहा है उसका क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे, है ना। रिस्पॉन्ड करना आपका कि इन सब का स्टिमुलाई है, जो इसके अपोजिट में रिस्पॉन्स करना ही क्या कहलाते हैं? कॉन्शियसनेस। ठीक है,
consciousness. This is the most obvious and technically complicated feature of all living organisms. We sense these physical, chemical और biological stimuli. ये जो बोला गया है कि इन्होंने कहा कि ये सारे जो आपके फीचर्स ये दिख रहे हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और फीचर है वो भी किस में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, कि जो द मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, इनको लगता है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में. वी सेंस दीज फिजिकली, और वो जो आपके स्टिमुलस हो सकते हैं इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई भी हो सकते हैं. लेकिन वो किसके द्वारा सेंस किए साथ जाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. ठीक है. ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यहाँ से चल रहा है आपका ऑल ऑर्गेनिज्म. अब देखिए इसमें जो ये नोट बनाया आप यहाँ पॉइंट करके भी बना सकते हैं आपका. ठीक है, मैंने पॉइंट नहीं बनाया है. ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स शो कॉन्सिक्वेंसेस टू इन्वायरमेंटल ड्यूज. आपके जो ये दिख रहे हैं प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिस बॉडी में पाया जाता हो. कि न्यूक्लियस क्या होता है कि फॉल्स न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में, है ना. पहले इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं. क्या, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोट्स से क्या होता है, जब कोई चीज़ बनती है तो छोटी चीज़ों में बनती है. पहले उसका जो प्रोडक्शन होता है वो छोटे फॉर्म में स्मॉल स्केल पे होता है ना. तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले आए वो प्रोकैरियोट्स आए. प्रोकैरियोट्स से वो धीरे धीरे यूकैरियोट्स हैं. अब यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस. जो ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको ही क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स. तो पहले जो न्यूक्लियस था वो फॉल्स टाइप का था, यानी कि सिर्फ दिखता था, होता नहीं था एक्चुअली में, उसका कोई वर्क नहीं होता, फंक्शन नहीं होता था, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स बोला गया है. ठीक है. तो आपके यानी कि कहा गया है कि प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट शो कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब शो करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस. क्या, क्यों, आपके जितने भी अभी बताई गई है कि सेंस ऑर्गन, सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंटल ड्यूज जितने भी हैं वो सब कौन करेगा, यूकैरियोट्स करेंगे. ह्यूमन इज़ वेरी फास्ट टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इवन इट कैन थिंक और प्रेडिक्ट अबाउट पॉसिबल चेंजेस एंड कैन प्रिपेयर इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग सिचुएशंस. अब ये सब तो समझ रहे होंगे क्या है कि ह्यूमन इज़ वेरी फास्ट, एक ह्यूमन ही है जिसमें सोचने समझने की क्षमता अदर ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा है. कि वो किसी भी सिचुएशन में क्या उसको रिस्पॉन्ड करना है, किसकी तरफ, क्या स्टिमुलाई की तरफ, कौन से स्टिमुलाई की तरफ क्या रिस्पॉन्ड करना है, एक्शन का रिएक्शन करना है, वो ह्यूमन सबसे ज़्यादा जानते हैं, है ना. तो यही बताया गया है कि रिस्पॉन्ड टूवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाहरी आपके स्टिमुलस हैं, फैक्टर हैं जिनके थ्रू हम रिस्पॉन्स कर सकें, वो इवन इट कैन थिंक, ये वो सोच भी सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, वो ये कहते हैं ना फ्यूचर बताना, भविष्यवाणी जिसे कहते हैं. पहले से जान सकते हैं कि अब इसके बाद ये होना ज़रूर है या ये हो सकता है ना. अबाउट पॉसिबल चेंजेस, कि इसके बाद क्या हो सकता है. जैसे अभी बादल आपके घिर आए तो सब लोग क्या क्या कहेंगे, पानी बरसने वाला है. अब आपके मौसम विभाग में क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं ना, टेम्परेचर देख करके कि हाँ अब भारी वर्षा होगी इतनी तारीख से लेकर के इतने तारीख तक. तो कौन कर रहा है, ह्यूमन ही तो कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है ना. तो इसलिए बताया गया है कि इन्वायरमेंटल को देख करके या आपके जो इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई हैं उनको देख करके रिस्पॉन्ड कर सकता है. कैन प्रिपेयर इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, और उसी के थ्रू यानी कि उस सिचुएशन के थ्रू अपने आप को क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है सिचुएशंस के थ्रू. ऑल द लिविंग फिनोमेना और ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑफ or organ or tissue. Living organism is self-replicating and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Adaptation and homeostasis are also very important characteristic of living. इसमें अभी बताया कि जितने भी लिविंग
आपके फिनोमिना है आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। जब डिफरेंट कंपोनेंट से ये इंटरेक्शन करते हैं तो जितने भी आपके इंडिविजुअल हैं या ऑर्गन हैं या टिश्यू हैं वो क्या होते हैं कि आपके एक दूसरे से ही जुड़ जाते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, जितने भी आपके सिस्टम हैं वो क्या करने लगते हैं, सेल्फ कॉन्शियस करने हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, अवेयर ऑफ हिम सेल्फ, यानी कि जितने भी इनके फिनोमिना आगे पीछे दिखते हैं, इन्वायरमेंट्स दिखते हैं, वो अपने आप से ही अवेयर होने लगते हैं कि हमें क्या करना है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद ऐसा नहीं समझेंगे तो शायद उस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए बताया गया है कि और होमियोस्टेसिस और ऑल्सो एडाप्टेशंस हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। एडाप्टेशन का मतलब कोई भी सिचुएशन हो, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात जैसे भी होता है, हम इसको एडाप्टेशन कर लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के थ्रू। इसलिए बोला गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ठीक है। ये जो आपका कॉन्शियसनेस है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो आपका ये तीनों कैरेक्टर फिनिश होता है, ठीक है। अभी मैंने आपके 3 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आपको ये जो भी होगा ये कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करूँगी, यानी कि अपलोड करूँगी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।